और ब्रेक के बाद बड़ी अपडेट दे देते हैं। वायनाड सीट की बात करेंगे, जहां काउंटिंग जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। 25,536 वोटों से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। तो ये केरल की सीट वायनाड जहां की हम बात कर रहे हैं, और कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी आगे हैं। ये लोकसभा सीट है जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही है। और ये हालांकि पहले की अगर बात करें तो पहले भी ये सीट कांग्रेस के पास ही रही है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि आंकड़ा क्या है अभी वोटों का। 25,536 वोटों से प्रियंका गांधी आगे चल रही है। ये ताजा जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। और विजयपुर उपचुनाव की जंग भी लगातार जारी है। रुझानों में विजयपुर से बीजेपी प्रत्याशी आगे है, रामनिवास रावत आगे हैं। आपको बता दें, रामनिवास रावत ये वो चेहरा जिस पर हर किसी की नजर, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी इन्होंने ज्वाइन किया और मंत्री पद मिला। उसके बाद अभी अगर हम बात करें तो उनके चेहरे पर ये बताया जा रहा, जानकार यही कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर वोट पड़े, क्योंकि अच्छी समझ, लोगों के बीच उठना बैठना और लोगों की नस पता होना कि कहां पर किस तरह से काम करना है, रामनिवास रावत बखूबी जानते हैं। फिलहाल विजयपुर उपचुनाव को लेकर हम अपडेट दे रहे हैं। रुझानों में विजयपुर से बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत आगे चल रहे हैं। और चलिए हम चर्चा एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ चल लेते हैं। धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार कांग्रेस से। धनंजय जी, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़, और अब अगर हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की उन टिप्पणियों को या आरोपों को लेकर ही हम बात कर लें, क्योंकि आकाश शर्मा जो कि आपके प्रत्याशी हैं, उनसे जब बातचीत हुई तो वो काफी आश्वस्त थे। उन्होंने कहा कि हमें चिंता करने की बात नहीं है, इस सीट पर हम ही जीत रहे हैं। इतना आश्वस्त होना क्या अच्छा है? इसे हाइपरबोल तो नहीं कहा जाए? देखिए कोमल जी, मैंने पहले ही कहा ना कि जिस प्रकार से दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में वहां के मतदाता की नाराजगी सामने आई है, और अगर आप दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के दौरान मतदान की जो स्थिति देखते हैं, जो वार्ड वार आप देखते हैं, तो कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां पर 60% मतदान हुआ है। अगर हम उसको वार्डों में डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल आप देखते हैं जो 50% मतदान हुआ है। यही वहां पे सबसे बड़ी हमारे जीत की वजह बन रही है कि मतदाता नाराज है, क्योंकि मतदाता ने जिन्हें 6 महीने पहले अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना था, बिजमोहन अग्रवाल जी को, वो सांसद बनते और सांसद बनने के बाद वहां से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद देखेंगे वहां सुनील सोनी, जिसको पूरे शहर में निष्क्रिय कहा जाता है, और निष्क्रियता के जो उस पर जो थप्पा है वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया है, यहाँ के मतदाता ने लगाया। कई भाजपा का ऐसे नेता और कार्यकर्ता है, वो दबे जबान पर कहते थे बहुत ही प्रत्याशी को ये बनाना उचित नहीं था, क्योंकि महापौर रहते सुनील सोनी से नाराजगी भाजपा कार्यकर्ताओं की भी रही है, जनता की भी रही है, सांसद रहते वही स्थिति रही है। तो ये जो जनता के बीच जो आवाज जो उठी थी कि ये निष्क्रिय प्रत्याशी है, इनका कोई उपलब्धि के नाम से कोई उपलब्धि नहीं होना इनकी बड़ी उपलब्धि है, तो इन सारे जो रुझान है, उसके अलावा जो हमने एक सक्रिय व प्रत्याशी को वहां पर उतारने का काम किया, नया चेहरा देने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी एकजुटता से वहां पे काम की है। बहुत सारे वहां पे समीकरण जो बने हैं, जो हमको विश्वास दिलाता है कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव जो है उसमें हमें निश्चित तौर पर जीत मिलेगी। और जो प्राथमिक तौर पर जब रुझान प्राप्त हो जो बैलेट पेपर का, स्वाभाविक बात है जब सरकार के खिलाफ कोई सरकारी कर्मचारी जो है मतदान करने नहीं जाता, क्योंकि उनमें एक डर और भय और दबाव रहता है मिशनरियों का, तो ये चीज दिख रही है। उसके बावजूद अगर आप देखते हैं कि विधानसभा जो आम चुनाव के जो प्राथमिक जो रुझान उसको आप देखते हैं, तो उस दौरान जो हमारे प्रत्याशी थे बहुत पीछे थे, लेकिन अभी आकाश शर्मा वहां पे लगभग 2783 वोट अगर उनको शासकीय कर्मचारियों का मिल रहा है, तो स्वाभाविक बात है वहां पे हमने कड़ी टक्कर दिया है। हमारी जो योजना कामयाब होती दिख रही है। अभी ईवीएम को खुलना बाकी है, ईवीएम जब खुलेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे आकाश शर्मा तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, और मतदाताओं की सक्रियता, हमारे प्रत्याशी की सक्रियता और भाजपा की निष्क्रियता, ये सारे चीज मिलाकर वहां पे हम जीत के लिए आश्वस्त हैं। चलिए ये तो देखेंगे, क्योंकि अभी काउंटिंग जारी है और 1 ही घंटा बीता है। लौटती हो अमरजीत जी, आप जरा बताइएगा, क्योंकि निष्क्रियता एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कांग्रेस ने बीजेपी के सामने खड़ा किया। हालांकि आप लोगों ने प्रचार प्रसार बहुत किया और बृजमोहन अग्रवाल भी काफी प्रभावित रहे हैं। ऐसे में अगर हम समीकरण को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी रुझानों में तो बीजेपी से ही आगे चल रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये आगे बढ़ना इसी तरह से बरकरार रहेगा। कांग्रेस जो कह रही है उसको किस तरह से आप लेते हैं?
देखिए कोमल जी, कांग्रेस ने जो एक आस लगाई है, उनको लग रहा है कि ये आस पे वो आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे लगता है कि पहले प्रारंभिक रुझान में ही जो 785 मतों से जो सुनील सोनी जी आगे दिख रहे हैं, ये साफ इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के अजयगढ़ रहा है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी एक बड़े बहुमत से विजयश्री हासिल करेंगे। जिस तरह से बार बार एक विषय आता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर, मैं बार बार ये बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र की जनता ने एक बार नहीं 2 बार उनको महापौर चुनाव, लोकसभा चुनाव में एक बड़ी लीड से उनको विजयश्री हासिल की। और बृजमोहन अग्रवाल जी जब लोकसभा चुनाव के लिए गए विधानसभा के पश्चात, तो दक्षिण विधानसभा के मतदाताओं ने फिर से उनको बड़ा आशीर्वाद दिया। तो दक्षिण विधानसभा के जो मतदाता है उनका जो आशीर्वाद है, चाहे बृजमोहन जी की बात करूं चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, लगातार बना हुआ है। और रहा सवाल कम मतों का, कम वोटिंग का, तो उपचुनाव हुआ और खासकर शहरी क्षेत्रों में इस तरह से होता है कि यहाँ वोटिंग कम होती है जहां पर उपचुनाव की बात आती है। क्योंकि रायपुर जो है, रायपुर 4 विधानसभा से लगा हुआ है। दक्षिण विधानसभा के अलावा उत्तर विधानसभा है, पश्चिम विधानसभा और ग्रामीण विधानसभा, और ये सारे विधानसभा आपस में लगे हुए। जब एक विधानसभा में चुनाव प्रचार होता है और 3 विधानसभा में चुनाव प्रचार नहीं होता है, तो उसका एक असर जो है वो दिखता है, कहीं ना कहीं वो बहुत जोर नहीं पकड़ पाता है। और मतदाताओं में भी अगर कब निकलने की बात है, तो वो निश्चित ही मतदाता इस बात को मान चुके रहते हैं कि अब हमको बहुत ज्यादा बदलाव की ओर नहीं जाना है। जो प्रत्याशी है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, उनको ही विजयश्री देनी है। तो इसीलिए दक्षिण में जो मतों का प्रतिशत है उसमें कहीं अगर कमी भी आई है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर ही है। क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी इस चीज को मानते हैं कि यदि वोटों का प्रतिशत बढ़ता है तो बदलाव की ओर बढ़ता है, और वोटों का प्रतिशत यदि नहीं बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो उसी स्थिति को कायम रखने के लिए होता है। और वही स्थिति कमोबेश जो हमने देखा दक्षिण विधानसभा जो वोटों के प्रतिशत को है। और कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करूं तो कांग्रेस के प्रत्याशी तो आरा में से ही अपने लोगों से घिरे हुए थे। विकास उपाध्याय जो पश्चिम विधानसभा के पूर्व में विधायक होते थे, पूरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस चुनाव को एक जातिगत चुनाव के आधार पर लड़ रही थी, और उसी जाति से आने वाले विकास उपाध्याय जी, उसी समाज से आने वाले विकास उपाध्याय जी पूरे चुनाव में गायब रहे। आखिरी के दिन में जिस दिन वोटिंग थी उस दिन गायब बगाए उनको मनाकर लाया गया। कन्हैया अग्रवाल की बात करूं जो 5 साल उस क्षेत्र में सक्रिय रहे पिछला चुनाव हारने के बाद, और जब उनको टिकट नहीं मिली तो वो वहां कलेक्ट्रेट चले गए थे और फॉर्म खरीदकर वहां खड़े हुए थे। उनको जैसे तैसे मनाकर ये लोग लाए थे। दीपक भाई जी बहुत ज्यादा नहीं दिखे, भूपेश बघेल जी बहुत ज्यादा नहीं दिखे, और तो इनके जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है वो तो 1-2 दिन पिकनिक मनाने भी नहीं आए छत्तीसगढ़। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस चुनाव में अपने आप को एकजुट करना चाहिए था, उसमें भी वो विफल रही है। और रहा सवाल आकाश के आगे के विषय का, तो मैंने पहले भी कहा कि आकाश इसमें अपनी पहचान जरूर बना पाएंगे, लेकिन कांग्रेस को यह देखना है कि वो कितने वोटों से हारती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जीत का जो लक्ष्य है वो तेजी से हर बार हारना जीतना तो शाम तक साफ हो ही जाएगा। ये 1-2 बजे के बाद से तस्वीरें साफ होना शुरू हो जाएंगी। मैं लौटती हूँ आपके पास अजय चंद्राकर जी। देखिए, हम बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस लगातार निष्क्रियता को लेकर बात कर रही है। आपको क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्योंकि ज्यादातर बात हो रही है बृजमोहन अग्रवाल को लेकर, उन्होंने प्रचार किया, उनका अच्छा खासा प्रभाव, और ये कहा जाता है कि सुनील सोनी उनके काफी करीबी हैं और उन्होंने ही भरोसा जताया, जिसके बाद वो चुनावों में खड़े हैं। और अब अगर हम तस्वीरों को लेकर बात करें, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि ये निष्क्रियता जवाब देगी। देखिए कोमल जी, बृजमोहन अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ के राजनीति में जिस शिखर पर हैं, उसमें बहुत ही कम लोग उस शिखर पर पहुंच पाए हैं व्यक्तिगत रूप से। लेकिन यह भी सच है कि बृजमोहन अग्रवाल जी चुनाव लड़ते थे तो कई चुनाव के चुनाव संचालक के रूप में सुनील सोनी जी अपना फर्ज अदा करते थे। और अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी बार बार मार्मिक अपील किए कि मैं रायपुर लोकसभा का तो प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और ये मेरा क्षेत्र तो है ही, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो यहाँ पर एक लोकसभा सदस्य के रूप में और एक विधायक के रूप में 2 लोग हो जाएंगे। ऐसा वो मार्मिक अपील करते रहे। रही बात सुनील सोनी जी का, ये सब छात्र राजनीति से सब एक साथ रायपुर की तासीर को जानते हैं, लेकिन अलग अलग व्यक्तित्व होता है। बृजमोहन जी की जो सक्रियता है उसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। वो जिस ढंग से भारतीय राजनीति छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपना इम्पैक्ट छोड़े, तो यहाँ पर कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में दोनों में जब कंपेयर करती है
तो शायद इसी निष्कर्ष पे पहुंचती हैं कि उनका कद काफी बड़ा है अग्रवाल जी का, और ये भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, महापौर रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, सभापति रहे हैं, तो ये प्रमुख चीजें हैं। लेकिन कांग्रेस एक युवा प्रत्याशी को अपनी पार्टी की ओर से अवसर दी है, और वो निश्चित रूप से उनके पास कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम रही है। और कांग्रेस पहले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाता था, बृजमोहन जी जब भी चुनाव लड़ते थे, कुछ कांग्रेस के लोग शायद राजनीतिक सुचिता में या पर्सनल रिलेशन में बृजमोहन जी के साथ हैं, लेकिन इस समय सुनील सोनी जी के साथ वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका इम्पैक्ट कुछ नेगेटिव हो सकता है अजय जी? अब बिल्कुल कांग्रेस में यूनिटी दिखाई दी, बिल्कुल यूनिटी दिखाई दी। दो प्रत्याशी थे, प्रमोद दुबे जी और कह सकते हैं कन्हैया अग्रवाल जी। हाँ। और जहां पार्टी का सिंबल आ जाता है, पीसीसी अध्यक्ष काफी समय तक वहां मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों से हम साझा कर देते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों से साझा करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपसे साझा करेंगे, जहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पीछे चल रहे हैं। अगर हम उनको लेकर बात करें, नागपुर साउथ वेस्ट से फडणवीस पीछे चल रहे हैं और ये रुझान अभी आ रहे हैं। तो 288 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव के परिणाम आने हैं और नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस प्रत्याशी रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल रुझानों में पीछे हैं। ये बड़ा अपडेट महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा आपसे साझा कर रहे हैं। सभी की नजर इन कुछ हॉट सीट्स पर बनी हुई है, जहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट से खड़े थे और अभी फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। देखना ये होगा कि इस तरह से ये रुझान बरकरार रहते हैं, कुछ फेरबदल होता है। और चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। भोपाल से हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं, मैं एक बार राजकुमार उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं विजयपुर सीट को लेकर, पिछली बार कांग्रेस की जीत हुई थी, और अगर हम विजयपुर से भाजपा प्रत्याशी को लेकर बात करें तो आपकी जो पहले आपने जो जीत हासिल की थी, वो जीत कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है इस बार भाजपा के पास आ गई है और बड़े आश्वस्त हैं बीजेपी से। पहले तो जो जीत कांग्रेस ने हासिल करी थी, वो कांग्रेस पार्टी को विश्वास के साथ मत दिया था विजयपुर की जनता ने। उन मतों का जो मत भिन्नता के साथ जो वर्तमान के भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने वहाँ के मतदाताओं का अपमान करा है, और ये उनका विवेक है कि वो क्यों गए, कारण क्या था। लेकिन जनता ने बहुमत उन्हें कांग्रेस के हाथ के पंजे पर और कांग्रेस पार्टी को दिया था। और इस बार भी आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुलकर बहुत, और जनता ने वहाँ मदद करी। और हमें प्रशासन, सरकार, सत्ता, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो भाजपा की है, हम इन सभी के सामने लड़ रहे हैं। और कांग्रेस का कार्यकर्ता इन विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ बहुत तन्मयता से संघर्ष कर रहा है। और संघर्ष करके उन्होंने, देखिए आप, कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। हमारे प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और अखिल भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छा, कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में कांटे की टक्कर, जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से लगातार आप खुद भी दे रहे हैं और जनता भी देख रही है, तो ये निश्चित मानिए कि कांटे की टक्कर में हम लोगों को बड़ा ये आभास हो रहा है कि वास्तव में कांग्रेस का कार्यकर्ता निडरता से सत्ता, प्रशासन और भाजपा सरकार के खिलाफ मुखरता से हमारे प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और अखिल भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व में मैदान में, क्योंकि रुझान है। बीजेपी भी अगर रुझानों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है तो वो भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रुझान कभी भी बदल सकते हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, वाणी जी, आपसे देखिए वाणी जी की हम एक टिप्पणी लेना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस आश्वस्त है, और अब बीजेपी की ओर से क्या कहा जाएगा?
देखिए, कांग्रेस तो आश्वस्त थी। हाल ही में जब हमने देखा है कि हरियाणा के चुनाव थे तब भी जलेबी बनने की तैयारी हो रही थी, और अभी भी कांग्रेस के जो ये विवेक की बात कर रहे हैं, तो मैं इतना आपको स्पष्ट कर दूं कि जो जनता अपने विवेक के आधार पर प्रत्याशी को और पार्टी को चुनती है, तो सर्वप्रथम वो पार्टी के कार्य को देखती है और उसके प्रत्याशी ने क्या उस कार्य में योगदान करना है उसके ऊपर मंथन करती है। तो हमारे विजयपुर के जो प्रत्याशी हैं, जो जिन्हें कहीं कांग्रेस ने अवसर नहीं दिया था विकास की नीतियां और राष्ट्रवाद की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा, तो निश्चित रूप से ये बहुत स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में वहां बड़े काम, बड़े रुझान और बड़े परिणाम मिलेंगे। और ये भी मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि सिर्फ इलेक्शन के तौर पर नहीं, जनता को वाकई में लाभ पहुंचाना तो हमारे प्रत्याशी ने जिस दिन से हाथ थामा था भारतीय जनता पार्टी का, उस दिन से प्रारंभ कर दिया था। और उसी आधार पे आप इस इलेक्शन, इस छोटे बाय इलेक्शन का भी परिणाम देखेंगे कुछ। अच्छा वाणी जी, आपने जलेबी का जिक्र किया, हरियाणा का जिक्र किया, लेकिन उस बार कांग्रेस ने बनवाई थी, इस बार महाराष्ट्र की हम बात कर ले तो महाराष्ट्र में जलेबी बीजेपी बनवा रही है हेडक्वार्टर में, सुबह से ही शुरू हो रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, और हम उस जलेबी को नहीं बनाते हैं जो राहुल गांधी ने परोसी थी, क्योंकि वो तो जलेबी का बैटर तो खट्टा निकल आया। तो हमारी जो मिठाई होगी वो प्रत्याशी जब जीतेंगे तो हमारी मिठाई होगी जनता को उनके उचित जो लाभ कार्य मिलने चाहिए, जो इस प्रदेश में और जो महाराष्ट्र में, झारखंड में, अन्य राज्यों में जो लाभ होने चाहिए, जो विकास होने चाहिए, जो राष्ट्रवाद की नीतियां होनी चाहिए, जो हमारी महिला, किसान, युवा और जो जनजातीय वर्ग को जो उत्थान होना चाहिए। तो इसलिए हमारी मिठाई इनसे जुड़ी हुई है। आपके पास इस बीच बड़ी खबर आ रही है, विजयपुर उपचुनाव को लेकर हम बड़ी खबर आपसे साझा कर देते हैं, जहां विजयपुर उपचुनाव की जंग लगातार जारी है। रुझानों का अगर हम बताएं तो रुझानों में विजयपुर से बीजेपी आगे है। जहां शुरुआत में हमने कांग्रेस को आगे देखा था, तो अब बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत आगे आ गए हैं। आपको बता दें, रामनिवास रावत को लेकर ही काफी चर्चा हो रही है। विजयपुर उपचुनाव की जंग लगातार जारी है, काउंटिंग अभी चल रही है, रुझान है, और रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है विजयपुर से। रामनिवास रावत जो कि एक बड़ा चेहरा, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में वन मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, और अब वो अभी फिलहाल रुझानों में आ गए हैं। ये बड़ी खबर आपसे इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। देखिए, ये आंकड़ा पल पल के अपडेट्स के साथ हम आपसे साझा कर रहे हैं, और आंकड़ा बदल भी रहा है रुझानों का, और अभी दोपहर होते होते ये आंकड़ा साफ होता चला जाएगा कि किसके पक्ष में ये रुझान परिणामों में तब्दील होने जा रहे हैं। फिलहाल अपडेट तो यही। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ एमपी से राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। तनुज जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि रामनिवास रावत जब कांग्रेस में थे तब कांग्रेस के चिन्ह पर, कांग्रेस की जो नीति थी उसके बलबूते पर वो चुनाव जीतते थे, लेकिन बीजेपी में जब वो आए हैं तो ये भरोसा है सभी का कि उनका जो एक्सपीरियंस है, जनता के बीच जो उनका एक्सपीरियंस है, उठना बैठना है, जो वो नीति समझते हैं, जिस तरह से वो नस समझते हैं कि कहां पर क्या काम होना चाहिए, उसके आधार पर वोट मिला है। इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ये बताइए, अगर रामनिवास रावत जी कांग्रेस से आके भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो सामने वाले प्रत्याशी का भी हम बैकग्राउंड की बात करें। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की बात नहीं करेगी, वो हमेशा विपक्ष के यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर चर्चा करना चाहती है। वहीं हम अगर बात करते हैं विजयपुर की जनता, मैं आपको वही कह रहा था, इतने सारे पॉलिटिकल ड्रामा और इतनी गंभीर घटनाएं हमने जब देखी विजयपुर के अंदर चुनाव वोटिंग डे के पहले, तो हम उसके बावजूद देखे जनता का जो उत्साह था, जनता ने जिस तरीके से वोटिंग करी, वो बम्पर वोटिंग जिसे कहते हैं। क्योंकि देखिए, उपचुनाव में हम क्यों उत्तर प्रदेश की भी हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सबसे लोएस्ट 33% वोट डले हैं, बिल्कुल, और सबसे अत्यधिक 57% वोट डले हैं। पर एमपी में ऐसा नहीं है। एमपी में जब उपचुनाव होता है, चाहे वो बुधनी की सीट हो, चाहे विजयपुर की सीट हो, तो यहाँ जनता 77% मतदान करती है। तो इसका मतलब यहाँ की जनता
वाकई में चुनाव में इंटरेस्टेड रहती है, अपने प्रत्याशी को जिताने में इंटरेस्टेड रहती है। और देखिए, बढ़ता प्रतिशत अगर बदलाव का एक मान्यता रखते हैं तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस के अगर दल जीते थे तो अब भारतीय जनता पार्टी की जीत विजयपुर में दिखाई देती इस तरीके से। अगर इस तरीके की चीजें होती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है जैसा जनता ने प्रतिसाद दे रही है, कहीं ना कहीं ये वोटिंग परसेंटेज, ये उत्साह इतनी सारी चीजों के बावजूद जो दिख रहा है, एक 100% जो है एक सपोर्टिव भारतीय जनता पार्टी के लिए विजयपुर से रहने वाला है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां पर भाजपा मजबूत होगी। और वहीं हम बुधनी की बात करें तो देखिए, बुधनी में क्योंकि 13 राउंड में जो है काउंटिंग होना है, विजयपुर में 21 राउंड में, तो बुधनी में 13 राउंड में काउंटिंग होना है। ऐसे में अगर कुछ मार्जिन से भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं तो वो अभी बहुत से राउंड होना बाकी, काउंटिंग होना बाकी है, और उसी के लिए हम चर्चा पे बैठे हुए हैं। जी निश्चित तौर पर। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बार छत्तीसगढ़ का और रुख कर लेते हैं धनंजय जी। छत्तीसगढ़ की राजनीति को बखूबी दर्शकों से हम साझा कर रहे हैं, लेकिन जब हम रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर समीकरण कुछ अलग अलग अब नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से तो अब दावा कर दिया गया है कि कांग्रेस ही जीत रही है। हालांकि रुझानों में कुछ और ये तस्वीरें हैं, लेकिन अभी शाम होते होते ये समीकरण और भी बदल जाएंगे। हो सकता है जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी बदल जाएं। और साथ ही अगर हम नीति को लेकर बात करें, अब यहाँ पर कौन सी नई नीति नजर आएगी? देखिए कोमल जी, मैंने पहले ही कहा और मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई गिरेज नहीं था कि बृजमोहन अग्रवाल जी दक्षिण विधानसभा का लगातार नेतृत्व किए हैं जब से दक्षिण विधानसभा का गठन हुआ है। और उसके बाद हमें हमेशा वहां पे हार मिली है, वोट के अंतर हार के कभी ऊपर नीचे होते रहे, और इस बार भी हमको वहां पे हार ही मिली थी। लेकिन जिस प्रकार से जनता ने वहां पे विश्वास किया था बृजमोहन अग्रवाल जी के ऊपर में, और बहुत सारे उनसे आशाएं जनता ने लगा के रखी हुई थी, मुझे ऐसा लगता है कि जो वहां पे मतदान के प्रतिशत बता रहे हैं वो बृजमोहन अग्रवाल जी से नाराजगी वहां पे नजर आ रही है। अच्छा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रत्याशी उतारने का काम किया, जिसका ना तो कोई उपलब्धि रहे, न कोई उनके पास कोई बताने कुछ रहा है, तो मुझे लगता है कि हमने जिस नीति के साथ वहाँ पे काम किया है, जिस रणनीति के साथ काम किया है, और 11 महीने की सरकार की जो नाकामी है, सबसे बड़ी नाकामी देखेंगे कि राजधानी अपराध। मैं लौटती हूँ, आप जवाब पूरा कीजिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा हम दर्शकों से साझा कर देते हैं। बुधनी उपचुनाव के लिए भी काउंटिंग जारी है और यहाँ रुझानों से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं। देखिए, लगातार हम आपसे ताजा जानकारी साझा कर रहे हैं। बुधनी सीट पर जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस आगे चल रही है। राजकुमार पटेल, जहां रमाकांत भार्गव बीजेपी से और राजकुमार पटेल कांग्रेस से हैं, तो रुझानों में फिलहाल राजकुमार पटेल कांग्रेस से वो आगे चल रहे हैं और ये बड़ी अपडेट हम आपसे इस वक्त साझा कर रहे हैं। अभी हालांकि कई राउंड्स की और काउंटिंग जारी है, बढ़ेगी आगे और देखना ये होगा कि क्या फेरबदल होता है, लेकिन फिलहाल तो अभी राजकुमार पटेल आगे चल रहे हैं। और ये पहले राउंड में रुझान आए हैं, तो पहले राउंड का रुझान है जिसमें राजकुमार पटेल आगे हैं। ठीक जी, धनंजय जी अपना जवाब पूरा कीजिएगा। चलिए मैं धनंजय जी से जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच अमरजीत जी से एक बार और टिप्पणी ले लेते हैं। अमरजीत जी, देखिए कांग्रेस बहुत आश्वस्त है और काफी बदलाव की बात कही जा रही है। उन्होंने स्वीकारा कि हमने पहले कई बार हार का सामना किया है, लेकिन इस बार इसके उलट हो जाएगा। देखिए, इस बार भी जो परिणाम लगातार बृजमोहन जी के चुनाव के समय आए वही परिणाम आने वाले हैं और इससे स्पष्ट इंगित हो रहा है कि आपके जो स्क्रीन में जो दिखाया जा रहा है, आरंभिक रुझान में भी सुनील सोनी जी 785 मतों से आगे लगातार दिखते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बार बार विषय आता है, मैंने पहले भी कहा कि सुनील सोनी जी एक योग्य प्रत्याशी है, अनुभवी प्रत्याशी है और जनता ने एक बार नहीं कई बार उनके चेहरे पर मोहर लगाई है। और बृजमोहन अग्रवाल जी इस चुनाव में उनके रथ के सारथी थे और जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एकजुटता से चुनाव लड़ा और खासकर हमारे जो प्रदेश की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जिन्होंने 11 महीने में लगातार हमने घोषणा पत्र में जितने वादे किए थे, चाहे महतारी वंदन योजना की बात करूं, चाहे किसानों के बोनस की बात करूं, धान खरीदी की बात करूं, या जो कांग्रेस की सरकार में भूपेश बघेल की सरकार में डीएससी घोटाला हुआ था। टिप्पणी आप दे दीजिए 30 सेकंड में, आप जरा इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि इतिहास जो रहा है वो क्या बदल जाएगा इस बार? जी, इतिहास जो रहा है, क्योंकि कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि हाँ हमने हार का सामना किया, इस बार इतिहास बदलेगा।
नहीं, इतिहास कुछ नहीं बदलने वाला है। मैंने पहले भी कहा है कि आकाश शर्मा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके बारे में उन्हीं के लोग कहते हैं कि उनको ज्यादा लोग पहचानते नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि वो युवा कांग्रेस के नेता रहे और एक संगठन में ही उन्होंने काम किया। क्षेत्र की जनता में कभी ना कहीं दिखे हैं, ना कभी आए हैं, ना कभी किसी कामों में उनकी सक्रियता दिखी है। और कांग्रेस में यहाँ 2 प्रत्याशी होते थे जिन्होंने लगातार 5 साल काम किया, चाहे प्रमोद दुबे की बात करूं, चाहे कन्हैया अग्रवाल की बात करूं, और एक प्रत्याशी और इनके होते थे ज्ञानेश शर्मा। तो यहाँ की जनता जो है वो जान चुकी थी कि इन तीनों में से यदि कोई आएगा तो उस पर हो सकता था कि थोड़ा बहुत विश्वास वो जताती। लेकिन आकाश शर्मा एक ऐसा चेहरा है जिनको दक्षिण विधानसभा के लोग भी नहीं जानते, और कांग्रेस के लोग भी कहीं ना कहीं उनको बहुत असहज महसूस कर रहे थे उनको अपने बीच में पाकर। कन्हैया अग्रवाल जिस तरह से फार्म खरीद चुके थे, आप बने रहे, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम टिप्पणियां साझा करने के लिए। फिलहाल लगातार ये खास अपडेट्स आपसे हम साझा करते रहेंगे चुनावों से जुड़ी।